जय बाबा। सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी संक्रांत। मकर संक्रांति तो कल है। हाँ, ये अलग अलग हैप्पी ये होता है ना। जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा। अच्छा, ये कंपेनियन मोड क्या है? वही मेरे भी नहीं समझ में आता है। फिर अपना रिकॉर्डिंग शायद उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है क्या, मालूम नहीं। वही बीच में आता, कोई कंपेनियन मोड में चला गया तो फिर उसमें समझ नहीं आता। बीच में भी कोई यूज करता था तो रिकॉर्डिंग खराब ही हो जाता था उस समय। अभी एक किसने यूज किया है वो देखना पड़ेगा। उनको अभी आया ना भी गलती से किया है, मालूम नहीं। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। 5:30 झाले पाहिजे। अच्छा, 5:30 हो गया है। अगर कंपेनियन मोड किसी ने गलती से किया हो तो उसको थोड़ा बंद कर दीजिए कृपा करके। अगर उसके कोई खास मकसद है तो चैट में डाल दीजिए, हम भी समझ जाएंगे। फिलहाल समय हो गया, शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये अद्भुत सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू किया। आज का ये दूसरा ही एपिसोड है। पिछले सोमवार को पहला एपिसोड हो गया जिसमें हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली कि ये किताब कैसे इसका गठन हुआ। और पिछले बार हमारा पेज अभी प्रोलॉग शुरू करना था कि प्रस्तावना, इस किताब की प्रस्तावना में इस किताब में क्या क्या है ये हम जानेंगे। और जो मैटर है उसके बारे में और भी जानेंगे। बहुत सुंदर है, अच्छे से दिया हुआ है। इसके पश्चात मनी माई ने ब्लू बस पर एक कविता लिखी थी, पोएम लिखी थी, ट्रू स्टोरी। सुंदर कविता है। मैंने अहिंसा को रिक्वेस्ट की थी कि इसको गाना जरूर। अगर अहिंसा यदि है उपस्थित और उन्होंने अगर इसको, उन्होंने पिछली बार मुझे कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसको मैं कंपोज करके मुझे गाना पड़ेगा। तो हम अहिंसा की रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो जुड़ी है तो बाद में वो गाएगी, हम पढ़ेंगे भी उसको। सुंदर है, इसमें पूरा सारांश आ ही गया है। और इसके अलावा एक मिनट, इसको शेयर कर लूं। ये इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को किताब से पढ़ रहे ऐसा आभास होना चाहिए। मुझे अरे ये किया तो ये जाता है, ये प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत है। एक मिनट। हाँ, fill out and okay, unmute, unpin किया तो गया हूँ। एक मिनट। हाँ, थोड़ा 2 मिनट है। जरा आपको कुछ स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ दिखा रहे हैं तो शायद नहीं दिख पा रहा है।
ये भी नहीं हो रहा है ना। चलो स्क्रीन शेयर समहाउ आज प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार मैं लास्ट कोशिश करती हूँ। मैप शेयर करते हैं। आया क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन अच्छा ये इसको मुझे ये करना पड़ेगा कि ओपन इन रीडिंग मोड फॉरवर्ड्स इनटू रेड। इसको मैं बड़ा नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक वी हैव टू गो विदाउट इट। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, ये समय आपका लिया इसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि मैं वो स्क्रीन शेयर करती हूँ तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी? तो इसमें पैसेंजर लिस्ट करके है, और जो शुरुआत का आज शुरू ही होगी, किताब की शुरुआत होगी आज सही मायने में। आज का रीडिंग शुरू करते हैं। प्रोलॉग मतलब इसको हम कहते हैं, है ना। वो लेखक अपना इस किताब के बारे में, इसकी भाषा बड़ी मुझे अच्छी लगी, सिंपल सादी भाषा है। द ब्लू यूज ऑफ अवतार मेहर बाबा स्वर, बाबा के कार्य के एक ये असाधारण कार्य है था, फेज था ब्लू बस टूर का, बहुत महत्वपूर्ण भी था। अब ये ब्लू बस कब शुरू हुई? अब ध्यान से सुनना इसको। They began in December 1938 and ended in November 1941, during which time Meher Baba traversed the length and breadth of India, accompanied by his closest eastern and western female disciples. तो 1938 के दिसंबर में ये शुरू हो गई, है ना। हमने भी ऐसा करीब करीब तभी डिक्लेयर किया था ब्लू बस का। बाबा हमारे साथ है, ये बाबा ही कर रहे, इसका फिर एक बार प्रमाण मिल गया। हमने भी पहला हमारा मराठी सेशन दिसंबर में खत्म करके दिसंबर में हमने घोषणा की कि हम ब्लू बस टूर करेंगे। तो दिसंबर 1938 में ये ब्लू बस टूर शुरू हुई थी और नवंबर 1941 में ये खत्म हो गई थी, और पूरे भारत में बाबा घूमे थे। लेंथ एंड ब्रेथ मतलब ऊपर से नीचे, साउथ से नॉर्थ तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरा इसमें बाबा ने भारत कवर किया था। इस यात्रा के दौरान बाबा के साथ में पौर्वात्य महिला मंडली थी और पाश्चात्य महिला मंडली भी थी बाबा के। उन्होंने डिसेपल शब्द यूज किया है, शिष्य थे। पौर्वात्य महिला और पाश्चिमात्य महिला शिष्य थे। ऑल टुगेदर बाबा एंड द वुमेन मेड 4 journeys in a small, specially built omnibus that was painted blue, hence the name Blue Bus Tours. ये जो प्रोलॉग हम अभी पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, इसको कृपा करके कोई मिस नहीं करे, ध्यान से सुनिए तो आगे आपको पूरी किताब का संदर्भ मिल जाएगा। इसमें शॉर्ट में सब कुछ ब्लू बस टूर के बारे में दिया हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये ब्लू बस टूर जो है इसमें कुल मिला के बाबा और महिलाओं ने 4 यात्राएं की। मतलब ब्लू बस टूर एक ही टूर नहीं थी। इस बात को समझ में आ गया कि ब्लू बस टूर के 4 अध्याय थे। 4 बार ब्लू बस टूर, एक बार की, फिर वापस आए, फिर दूसरी बार की, इस प्रकार 4 बार ब्लू बस टूर की गई। कभी इतनी छोटी वो बस थी और वो खास करके स्पेशली बनाई गई थी, उसको नीला कलर दिया था, इसके लिए इसका नाम ब्लू बस टूर है। अब थोड़ा सा इस बस के बारे में, ये उचित समय है ये बस के बारे में बताने का, जो यहाँ किताब में नहीं है और कहीं हमने पढ़ा था। इस बस को बनाने के लिए खास बाबा ने सरोज और पादरी इनको बॉम्बे भेजा था, उसकी चेसिस, इंजन सब लाने के लिए, और बाबा ने स्वयं इसका डिजाइन किया था, स्वयं इसको बनाया था बाबा ने, ये बता करके कि इसमें कितने सीट होने हैं, ड्राइवर के पीछे का जो बाबा ने हिस्सा रखा है
वो ड्राइवर के पीछे के हिस्से में बाबा बैठते थे, राइट हैंड साइड में खिड़की की बाजू में, और बाबा के बगल में मेहरा बैठती थी। और वो बाबा के सामने, बाबा और ड्राइवर के बीच में जो पोर्शन था, तो उतना पोर्शन छोटा सा, अभी आप मेहरा साथ जाओगे तो उसका पूरा अच्छे से अध्ययन कर लेना, तो उसमें एक छोटी सी खिड़की तावदान बना दिया था कि, और वो कैसा था, उसको स्लाइडिंग विंडो जैसा किया था उस समय, उसको लकड़े स्लाइडिंग जैसा, जब बाबा चाहे तो उसको टकटका देते थे, तो ड्राइवर को समझ में आता था कि बाबा कुछ कहना चाह रहे। उसको साइड में करके बाबा को जो भी मैसेज देना था ड्राइवर को, वो मनी के माध्यम से या बाबा अपने संकेतों के माध्यम से किसी तरह से वो संदेश वहां से ड्राइवर को दिया जाता था। और बाकी पीछे के सीट में बाबा ने बिल्कुल तय किया था कौन कहाँ बैठेगा, ये भी बाबा ने तय किया था, उसका इम्पोर्टेंस था। इसके बारे में मेरे ख्याल से द बॉयज में भी हमने पढ़ लिया था कि ये सीट में ये बैठेगा करके बाबा ने तय किया था। द फर्स्ट टूर, अब महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है इसका। द फर्स्ट टूर began on December 8, 1938 with halts in Hyderabad, Jabalpur, Banaras and Agra before reaching its northmost destination, Delhi. अच्छा, नीलम है क्या? नीलम कर रही है रिकॉर्डिंग, नीलम जी कर रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। तो पहली जो ब्लू बस टूर की पहली यात्रा 8 दिसंबर 1938 को शुरू हो गई थी, और वहां से मेहराबाद से शुरू होके अंत में वो खत्म हो गई दिल्ली में। लेकिन दिल्ली कैसे गए? बीच में हैदराबाद। एक्चुअली यही मैं ना एक बार फिर कोशिश करती हूँ, वो मैप जो है आपको मैं प्रेजेंट करती हूँ, थोड़ा उसको थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ये मैप है, इसमें पूरा दिखता है कि किस प्रकार से बाबा ने वो यात्रा की थी। यहाँ पर हैदराबाद, जबलपुर, बनारस और आगरा, और इसके पश्चात बिफोर रीचिंग नॉर्थ मोस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के पहले इन यहाँ से बाबा गुजरे थे पहली टूर के दौरान। खैर, ये जो मैप है वो मैंने आज फेसबुक में भी डाला है, और मतलब अपना लेक्चर शुरू होने के पहले ही जो लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको आराम से दिखाई दिया होगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जो ब्लू बस टूर का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाला हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। From there, it followed a meandering route south with stops in Ajmer, Jaipur, Bhopal, Jabalpur and Khuldabad before returning to Mehrabad on May 25, 1939. मतलब 8 दिसंबर 1938 को ये निकले थे लोग, 25 मई 1939 को, मतलब कितने महीने हो गए? 6 महीने में करीब करीब रफली ये लोग मेहराबाद वापस आए। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने और दक्षिण की तरफ अपना रास्ता लिया दिल्ली से, और वहां से वो लोग कहाँ रुके? अजमेर, जयपुर, भोपाल, जबलपुर और खुलदाबाद। और खुलदाबाद जो औरंगाबाद के पास में महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से सीधे वो मेहराबाद गए। अब ये हो गई पहली ब्लू बस टूर। अब दूसरी ब्लू बस टूर शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग द सेकेंड टूर which departed Mehrabad on August 2, 1939, Baba and his entourage journeyed to Bangalore in South India for an 8-month sojourn. तो ये करीब करीब पहली यात्रा 6 महीने की थी। ये यात्रा, दूसरी यात्रा 2 अगस्त 1939 को, मतलब बीच में मई में ये लोग पहुंच गए मेहराबाद, बराबर, और अगस्त को यात्रा शुरू की, मतलब जून जुलाई, हार्डली 2 महीने और कुछ दिन का आराम करके तुरंत दूसरी ब्लू बस टूर शुरू हो गई। 2 अगस्त 1939 को शुरू हो गई, और बाबा और उनके साथी वहां से बेंगलोर गए। पहली बार कहाँ गए? हैदराबाद। अब दूसरी टूर में कहाँ गए? बेंगलोर। जो
दक्षिण भारत में पड़ता है और बेंगलोर में वो 8 महीने रुके। ऑन अप्रैल 1st 1940 they reboarded the bus for a tour of Goa, halting in Karwar and Panjim before continuing home to Mehrabad, where they arrived on May 3, 1940। मतलब दूसरी ब्लू बस टूर शुरू हो गई 2 अगस्त 1939 से लेके 3 मई 1940 तक ये यात्रा चली। करीब करीब 8.5 या 9 महीने का ये पूरा प्रवास था उनका। इसके बीच में 1 अप्रैल 1940 को वो लोग गोवा भी गए और गोवा पे उन्होंने कारवार गए, पेंजिम गए और वहां से फिर वो मेहराबाद आए। द third journey was by far the longest and most ambitious, running from November 1, 1940 until July 1894। तीसरी जो ब्लू बस टूर थी वो सबसे लंबी थी, बहुत महत्वाकांक्षी थी। वो 1 नवंबर 1940 से शुरू हो गई और 18 जुलाई 1941 तक, ये भी करीब करीब 8.5 महीने चली। और बीच सेकेंड नंबर जी थी, एक जगह गोवा पे बाबा ज्यादा रुके थे, वहां पर हॉल्ट किया था करवार और पंजिम में, इसलिए वो समय उन्होंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है, वरना दोनों करीब करीब एक जैसे ही थी। तो यहाँ पर उन्होंने तीसरी यात्रा, देखो कैसा होता है अवतार का, धीरे धीरे जैसे हमारी समझ में आ रहा है, बाबा उन लोगों को तैयार कर रहे थे, महिला मंडली को। इकट्ठा एकदम नहीं है, पहले 6 महीने की, फिर 8 महीने की, फिर 9 महीने की, मतलब समय बाहर रहने का, यात्रा का धीरे धीरे बाबा बढ़ाते गए और यात्रा भी उनकी और गहन और हेक्टिक होती गई। लोगों की संख्या भी यात्रा के बीच में बढ़ती गई। जहां उसकी कैपेसिटी 14 की थी तो वो 21-25 तक गई। बीच की जो जगह थी वहां पर भी स्टूल डाल के लोग बैठने लगे। पूरी गाड़ी, आपने पिछले बार चित्र देखा कि खचाखच गाड़ी, ऊपर भी सब सामान रखा हुआ है। हम अभी किताब में आगे पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ बाबा's पार्टी by then, parts of this tour were made by rail with the blue bus। यात्रा जो है कभी कभी कुछ लोगों ने या इस यात्रा का कुछ हिस्सा जो है रेल से भी गया, और इस दौरान ब्लू बस कभी हॉल्ट या पीछे तो ब्लू बस या तो उनके आगे चली जाएगी या पीछे से आएगी, लेकिन ब्लू बस साथ में जो में है तो कोई लोग जो एक्सेस आए हैं वो 12 ये है। उस समय सिलोन भारत का ही हिस्सा था, जो एकदम दूसरा जो कह सकते अंत वहां से है ना, और वहां से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत का जो बाकी प्रदेश में, ये यात्रा वहां से शुरू हो गई थी। बाबा and the women then returned to mainland India for halts। अब वहां से सिलोन से बाबा और महिला मंडली मुख्य भारत जो है वहां पर वापस आए, और कहाँ कहाँ रुके वो हॉल्ट्स इन, कहाँ कहाँ रुके वो दिया है। कालीकट, जयपुर, मतलब जयपुर देखो दूसरी बार आए बाबा,
जयपुर और अजमेर 2-2 बार हो गया। कालीकत, जयपुर, आगरा, दिल्ली, दिल्ली भी दूसरी बार हो गया, अमृतसर एंड क्वेटा, इतनी जगह पे रुके। Their furthermost destination near the border with अफगानिस्तान। अब उनका दूसरा जो हिस्सा था, जो दूसरा कॉर्नर उनका अंत जो था यात्रा का, वो था अफगानिस्तान की बॉर्डर, जो तभी भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि भारत तभी स्वतंत्र नहीं हुआ था और हमारी वो बॉर्डर अफगानिस्तान को लगती थी। और ये जो है क्वेटा से वो नियर द बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास का मतलब पूरा नीचे से लेकर ऊपर कर, लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेंथ एंड विड्थ जिसको कहते हैं। फ्रॉम क्वेटा दे बैक ट्रैक टू देहरादून, क्वेटा तक गए। क्वेटा अब तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तब तो भारत का हिस्सा था और अफगानिस्तान की बॉर्डर में था। फ्रॉम क्वेटा दे बैक ट्रैक टू देहरादून, क्वेटा से वो देहरादून आए, वहां से नीचे उतर आए, कंटिन्यूइंग साउथ, अब देहरादून से दक्षिण की तरफ निकले। फॉर ए हॉल्ट इन अजमेर, यहाँ पर उन्होंने अजमेर में रुके, बिफोर रिटर्निंग होम, फिर अजमेर में रुके घर वापस आने के पहले। ये कौन सी हो गई? तीसरी यात्रा हो गई। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ, आपको मैप के द्वारा ये शायद और अच्छे से समझ में आएगा। शेयर टैब ऑडियो को जरूरत नहीं, शेयर, थोड़ा रुक जाइएगा, आ गया जी। अच्छा, आप देख पा रहे हैं इसको? और ये बहुत छोटा मैप है तो यहाँ समझ में आना मुश्किल होगा शायद आपको, है ना? पर समझ में नहीं आ रहा है ना? ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको निकाल देते हैं 5-10 मिनट बाद। चलो, श्वेतांबरी, ये पढ़ने आ रहा है क्या बेटा? MD वर्मा जी, वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? वास्ता येता है, ओके, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। चौथी यात्रा, अब अंतिम, थैंक यू। तो यहाँ पर ये आपको मैप दिखाया गया है। अब चौथी ब्लू बस टूर जो है, द डेस्टिनेशन ऑफ द फोर्थ फाइनल एंड शॉर्टेस्ट टूर, जो चौथी ब्लू बस टूर थी वो अंतिम थी, सबसे छोटे समय के, कम समय के लिए, 2 महीने के लिए वो करीब थी, और ये अंत में थी क्योंकि तब तक ब्लू बस ने अपना दम तोड़ दिया था और बाबा का कार्य लगभग हो चुका था। फ्रॉम September 23 until November 28, 1941 was again कारवार। तो चौथी जो ब्लू बस ट्रिप थी तो 23 नवंबर 28 को, सॉरी, सितंबर 23 को 1941, 1941 के सितंबर महीने में 28 तारीख को शुरू हुई और नवंबर 28 को खत्म हो गई। बाबा's intentions for the tours were unforetold, कि ये ब्लू बस टूर के पीछे बाबा का क्या हेतु है वो भी बताया गया था। जरा यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ेंगे तो हमें भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, पल्ले पड़ेगा बोलते हैं ना, और फिर हम आगे चलेंगे। उसके पहले एक मिनट, हाँ, open and reading more class same as नहीं, ये कुछ और ही हो गया, उल्टा ये गड़बड़ हो गई ना। ये तो पूरा ही गड़बड़ मामला हो गया। अब इसको पीछे कैसे जाए? एनीवे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर नहीं, ये गड़बड़ हो गया। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं?
मिनट। जय बाबा, आवाज आ रही मेरी? जी। जय बाबा, आवाज आ रही मेरी? हो आ रही ठीक है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, पता नहीं इसे क्या हो गया, जरा वो शेयर के चक्कर में। जय बाबा, अभी मैं फिर से शेयर का अभी तो रख देती, फिर मैं हर्ष से या किसी से इसका गाइडेंस ले लूंगी। पहले अच्छा नहीं होता था। एनीवे, तो हम पढ़ते हैं कि ये बाबा ने जैसा बताया कि ये जो बाबा ने इसके बारे में बताया, इंटेंशंस, द गॉड इंटॉक्सिकेटेड मस्ट विथ whom मेहर बाबा accomplished some of his most unfathomable work were advanced souls who had moved beyond the gross plane into the planes of higher consciousness। कि मस्तों के साथ जो बाबा का कार्य था, जो बाबा ने पूरा किया, वो जो है इसको ये समझ के परे है, अनफैथमेबल। इसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। हम कितना भी दिमाग लड़ा ले, इसको हम समझ नहीं सकते। ये बुद्धि के समझ के परे कार्य है। जो मस्त के बारे में, जो गॉड इंटॉक्सिकेटेड सोल्स रहते हैं, मतलब ईश्वरी प्रेम में धुंध हुए हुए लोग, जिनको ईश्वरी प्रेम में वो इस कदर डूब जाते हैं कि उनको इस दुनिया का, स्वयं का कोई भान नहीं रहता है। ऐसे लोग, ये गॉड इंटॉक्सिकेटेड लोगों के बारे में बाबा ने जो भी अद्भुत कार्य किया है, इसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारी समझ और बुद्धि के परे है। वो ऐसे आत्माएं थे कि जिनको इस स्थूल जगत का भान नहीं था और अपनी चेतना की उच्च भूमिका में वो स्थित थे। Many were so engrossed in bliss that they were completely disassociated from their physical surroundings, unable to advance further until Baba gave them what he termed a push। तो ये आत्माएं जो थी, मस्त लोग जो थे, उनमें से थे, वो इतने एडवांस थे, इतने प्रगत थे कि उनको अपने भूताल का, ये स्थूल जगत का, जिस जगत में वो रह रहे हैं, स्वयं के शरीर का कुछ भी भान नहीं था। और इसमें अपने दैवी प्रेम में वो इतने लिप्त हो गए थे, इतने मशगूल थे, और वहीं पर वो पूरे उनका कट ऑफ हो गए थे इस स्थूल जगत के भान से। और वहीं पे वो अटक गए थे, वो आगे नहीं जा पा रहे थे, जब तक कि बाबा उनको आगे धकेल ना दे, जिसको टर्म दिया है स्पिरिचुअल पुश। तो बाबा ने उनको क्या किया, वो यात्रा में अटक गए थे, उनको बाबा ने आगे धकेल दिया। किसको? मस्तों को। During the latter half of the first blue bus tours, Baba began to actively seek out these advanced souls in what would come to be known as must tours। आगे इन बाबा ने इनके लिए जो कार्य किया, इनको मस्त टूर कहा जाता है। हालांकि बाबा कोई भी टूर में हो, पश्चिमी जगत की टूर में हो, ब्लू बस टूर में हो, न्यू लाइफ में हो, हर जगह बाबा मस्तों का लिए कार्य करते ही थे।
लेकिन मस्त टूर और एक अलग से अभियान था जो कि इतना हेक्टिक था कि सांस लेने की हम बोलते फुर्सत नहीं होती, इस प्रकार से था। ना खाने पीने का होश, न सोने का, न कोई ये रहता था। तो जो ये ब्लू बस टूर के दौरान भी पहली जो ब्लू बस यात्रा थी, इसके सेकेंड हाफ में आधे के समय के बाद में बाबा ने मस्तों का ये प्रगत ऐसी आत्माओं को, मस्तों को खोजने का काम शुरू किया। कभी शुरू किया? पहली ब्लू बस टूर के मध्य के पश्चात। He also began to offer shelter in his ashrams to the mast who were most deeply connected to him. बाबा से जो मस्त बहुत गहराई से संबंध रखते थे, जुड़े हुए थे, ऐसे मस्तों को बाबा ने अपने साथ आश्रम में भी रखा। और उनके लिए बाबा ने आश्रम खोला, उसको हम सब जानते हैं। राहुरी में ये आश्रम खास करके अधिक उसका अभियान जोरदार चला। राहुरी मस्त आश्रम उसको कहते थे। He conducted this phase of work between 1939 and 46, traveling 75,000 miles throughout India to contact as many as 20,000 of these extraordinary men and women, many of whom he utilized in his seclusions and his inner and universal work, perhaps most intensively as he directed the course of World War II, which was a vital aspect of his focus during the tours. इन यात्राओं के दरमियान बाबा का पूरा फोकस, ध्यान कहाँ पर मुख्यत्वे केंद्रित था? दूसरे महायुद्ध। और इसकी कई सारी घटनाएं जो है, आप ध्यान से देखो, जो इतिहास में रस रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग जान जाएंगे कि इसकी कई सारी घटनाएं, छोटी मोटी जो भी हुआ, वो उस समय महायुद्ध में जो भी चल रहा था उससे कैसी कनेक्टेड है। और इसके बारे में विस्तृत रूप से हम जानते हैं डॉकिंस डायरी में। तो ये मुख्यत्वे कार्य बाबा का उस समय इन ब्लू बस टूर के दौरान दूसरे महायुद्ध पर केंद्रित था। जैसे हम देखते हैं 28 नवंबर 1941 को 41 में ये ब्लू बस टूर समाप्त हो गई। और महायुद्ध कब खत्म हो गया वो भी कोई लिख दीजिए चार्ट में। अब उसके पहले ये जो बाबा का फेज था 1939 से लेके 1946 तक, इसमें 75,000 मील की दूरी बाबा ने तय की। 75,000 मील वो यहाँ पर यात्रा उन्होंने की और करीब करीब 20,000 मस्तों से उन्होंने संपर्क किया। ये आसान नहीं था उन दिन। और मस्तों को ढूंढकर फिर उनका लहर को संभाल के मनाना, मतलब बाबा तो अगर कहीं एक अच्छा मस्त मिल जाए तो उसके लिए कुछ भी न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इसमें ये 20,000 मस्त, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, महिला मस्त, पुरुष मस्त। और इनके साथ में बाबा ने उनका उपयोग भी यहाँ पर अपने अंतर्गत इनर कार्य, अब बाबा का इनर कार्य क्या होता है? स्पिरिचुअल ही, आध्यात्मिक ही होता है। उनका वैश्विक कार्य के लिए भी उनका उपयोग किया गया। और शायद वो कहते हैं इंटेंसिवली एज ही डायरेक्टेड, दूसरे विश्व महायुद्ध के लिए भी इसको बाबा ने उपयोग में लाया, ऐसा यहाँ पर लिखा है। Baba called his must work a game of consciousness, directing the spiritual consciousness of the God intoxicated, that is must, towards material consciousness by my physical service to them, and uplifting the material consciousness of others to God consciousness by my spiritual guidance to them. The Wayfarers 161, लॉर्ड मेहर 1746। लॉर्ड मेहर और वेफेयरर्स में जो लिखा है उसको यहाँ पर उन्होंने रिपीट किया है। बाबा ने कहा है कि मेरा ये जो मस्त कार्य है ये चेतना की एक गेम है।
खेल है, चेतना का खेल है। कैसे? मस्तों में जो उच्च चेतना प्राप्त उन्होंने की है और भौतिक चेतना को खोया है, तो उनकी चेतना भौतिकता की तरफ आना जरूरी है, तभी वो अपनी आगे की स्पिरिचुअल यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए मस्तों को आगे स्पिरिचुअली धकेलने के लिए उनको भौतिक का भान लाना जरूरी होता था। तो उनकी जो उच्च चेतना आध्यात्मिकता की थी, उसको भौतिकता की तरफ लाना, और ये बाकी समाज की भौतिक चेतना को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का ये खेल बाबा कहते हैं, मैं ये मस्त कार्य में खेलता था। समझ में आई बात मेहर प्रसाद? उनकी मस्तों की जो उच्च चेतना है, अब उच्च चेतना को कोई कम नहीं करता या गिराता नहीं, वो कभी नहीं गिरती है, लेकिन उनको भौतिक चेतना लाना जरूरी है, क्योंकि वो मार्ग में फंसे हैं, अटके हुए हैं, तो उनको वहां से छुड़ाना है, तभी वो आध्यात्मिक उनकी प्रगति आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए उनके लिए वो भौतिक चेतना की तरफ उनकी चेतना को लाना है। वो कैसे करते थे? बाबा ने कहा, थ्रू माई फिजिकल सर्विस टू देम। अब आप कहोगे बाबा तो अवतार है, ईश्वर है, जहां बैठे वहां से नहीं कर सकते का? ये चेतना का खेल है, अवतार का कार्य है। तो उनसे भौतिक दृष्टया फिजिकल कांटेक्ट करते ही बाबा उनको नहलाते थे, खिलाते थे, उनको स्पर्श के माध्यम से। इसीलिए बाबा ने कहा, माय फिजिकल सर्विस टू देम। स्वयं बाबा वहां उपस्थित होकर उनकी सेवा करते थे, उसके माध्यम से यह कार्य किया जाता था। My physical service to them and uplifting the material consciousness of others. और बाकी लोगों का जो भौतिक चेतना है उसको ऊपर उठाना है, भौतिकता से ऊपर उठा के उनको आध्यात्मिक और प्रगत चेतना देने का काम जो है वो of others to God consciousness by my spiritual। वो कैसे करते हैं बाबा? हम जैसे जो है भौतिकता में फंसे हुए, उनकी चेतना को भौतिक चेतना से ऊपर उठा के आध्यात्मिक चेतना कैसे मैं करता हूँ? तो मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के द्वारा। यहाँ कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि उन लोगों की प्रगति या उन लोगों की चेतना को बाबा ने यहाँ उपयोग किया। बाबा स्वयं चेतना का स्रोत है, ही हैज अनलिमिटेड पावर्स। उनको किसी की शक्ति को उपयोग में दूसरे के लाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी भौतिक मौजूदगी और सेवा के मार्फत मस्तों की उच्च चेतना जो भौतिक चेतना से कट गई है उसको वापस भौतिक चेतना में लाना, और हम जो सबकी भौतिक चेतना वो उनको सेवा दे करके फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से, और बाकी जो लोग हैं उनकी भौतिक चेतना को ऊपर उठा के आध्यात्मिक चेतना पुश देना। वो कैसा करना है? स्पिरिचुअल गाइडेंस, आध्यात्मिक मार्गदर्शन द्वारा बाबा ये कार्य किया करते थे। आगे पढ़ते हैं। The ceaseless river of Meher Baba's energy during the Blue Bus tours had four main estuaries, must work, internal work, establishment of a spiritual center in India, and running the ashram. अब ब्लू बस टूर ये जो बाबा की वो कहते हैं सीजलेस रिवर ऑफ बाबाज एनर्जी, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे बाबा की ऊर्जा या एनर्जी की ये नदी बह रही थी ब्लू बस टूर के दौरान। बाबा यंग भी थे और इतनी एनर्जी थी, तो इसका मुख्य 4 घटक थे ये ब्लू बस टूर के, 4 उद्देश्य थे। वो क्या थे? मस्त वर्क तो हमेशा अहम इसमें भूमिका रखता था, महत्वपूर्ण घटक होता था मस्त वर्क। इंटरनल वर्क, बाबा का अंतर्वर्ती कार्य, उसको कभी समझ नहीं सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बुद्धि से नाप नहीं सकते। इंटरनल वर्क का एक ही उद्देश्य होता है, पूरे विश्व को आध्यात्मिक धक्का देना, आगे धकेलना।
और तीसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पिरिचुअल सेंटर इन इंडिया, भारत में आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना करना, ये भी कार्य उसमें होता था, ये भी उद्देश्य होता था। इस उद्देश्य से भी बाबा ने कई जगह प्रयास किए, कोई जगह बाबा को पसंद आ गई, जैसे जबलपुर में बाबा को वो जगह बहुत पसंद आई। बाबा ने कहा कि मुझे ये जंगल, ये परिसर बहुत पसंद है, तुरंत इसको खरीद लो, और मंडला में 100 एकड़ जमीन खरीद ली थी। बाबा वहां अपना आश्रम प्रस्थापित करना चाहते थे। ठीक इसी प्रकार बैरा मंगला ने बाबा ने कहा कि ये विश्व का आध्यात्मिक केंद्र होना चाहिए, वहां पर भी बाबा ने जमीन खरीद ली थी। तो आध्यात्मिक केंद्र भारत में स्थापन करना, ये भी एक उनका घटक था। और रनिंग द आश्रम, और जो बाबा का आश्रम है उसको चलाना, ये भी एक था। आगे, by far the greatest amount of Baba's time went forward toward his musts, either working with them in the ashram, wherever that might be, or searching them out on incredible tours which took him the length and breadth of India. पूरे भारत इतना बाबा घूमे हैं लेकिन बाबा का अधिकतर समय और एनर्जी मस्तों के प्रति ही गई, उसमें ही प्राथमिकता थी। या तो बाबा उनके साथ आश्रम में कार्य करते दिखाई देंगे, वो आश्रम फिर कहीं भी हो, मेहराबाद में हो, राहुरी में हो, जहाँ भी हो, जबलपुर में हो, या तो फिर उनको ढूंढने में सारा समय जाता था। ये जो इनक्रेडिबल टूर्स थे, वो जो पूरे भारत भर बाबा घूमे, इसका मुख्य हेतु मस्त कार्य ही था। आई एम सो सॉरी, 1 minute. It is said, if we thought we had a good mosque, there was not one instance where Baba spread himself. एरिच कहते हैं, यदि हमें ऐसा लगा कि हमको एक भी अच्छा मस्क मिल गया है, तो बाबा उसके लिए दिलो जान न्योछावर करते थे, कुछ भी छोड़ते नहीं थे, वो अपने आप को बख्शते नहीं थे। He did not care for money, food, distance or sleep until he contacted that mosque. जब भी ऐसे मस्क के बारे में पता चलता था तो बाबा पैसा, खाना पीना, नींद, सोना, कितनी दूरी है, कोई भी फिक्र नहीं करते थे जब तक कि वो मस्त से संपर्क नहीं हो जाए। Compared with must work, Baba's other activities were secondary. मस्त वर्क के तुलना में बाबा की बाकी जो गतिविधियां थी वो दुय्यम थी, सेकेंडरी थी, उसको ज्यादा अहमियत नहीं। मतलब हम एक जान गए कि प्राथमिकता किसको थी, मस्त। दूसरा दुय्यम स्थान किसको था कि बाबा का इनर वर्क साथी में, वो भी जाता है। और दुय्यम स्थान किसको था, आध्यात्मिक केंद्र बनाना और आश्रम चलाना, ये दुय्यम स्थान पर था। आगे चलते हैं। About Meher Baba's internal work, we could have no idea. बाबा के अंतर्वर्ती कार्य के बारे में हमें कोई भी अंदेशा नहीं आ सकता है। Since Baba was spiritually perfect, the fasts and seclusions he undertook were not for his own benefit, but for the spiritual awakening of humanity. For Baba said, I have come not to teach, but to awaken. बाबा के अंतर्गत कार्य का हमें कोई अंदाजा नहीं आ सकता है, क्योंकि बाबा जो भी करते थे, फिर बाबा चाहे वो उपवास रखे, बाबा चाहे एकांतवास रखे, वो उनके अपने फायदे के लिए या आध्यात्मिक हेतु के लिए होता ही नहीं था, क्योंकि वो स्वयं तो परफेक्ट थे, वो स्वयं अवतार थे, ईश्वर थे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ परफेक्शन, वो परिपूर्णता की परिपूर्णता थे। तो वो किस लिए करते थे कि बाकी मानवता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जागृति के लिए बाबा उपवास एकांतवास करते थे, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, मैं सिखलाने के लिए नहीं परंतु जागृत करने के लिए आया हूँ। The Bluebus tours coincided with World War II, and there can be no doubt
that Baba guided that war. ब्लू बस टूर महायुद्ध, दूसरे महायुद्ध के साथ ही चलता है, मेल खाता है, उसी समय का है, उसी समय हुआ था। और इसमें कोई शंका नहीं, अंदेशा नहीं, डाउट नहीं है कि बाबा ने ही दूसरा महायुद्ध चलाया। However, apart from the very few utterances by alphabet bold Baba has made concerning his work, we stand myopic on the shore, seeing only the breaking wave but nothing beneath. बाबा के कार्य के बारे में जब भी कभी बाबा ने थोड़ा बहुत उल्लेख किया, अल्फाबेट बोर्ड पर लिख के दिया, हमने उनके अगर थोड़ा सा लाइन ही समझ में आ जाता है, पूरा कार्य उनका हमारी समझ के बाहर है। उस ऊपर की जो सतह है उसका थोड़ा सा अंदेशा आता है, उसकी लाइन समझ में आती है, लेकिन उस सतह के नीचे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पिरिचुअल सेंटर इन इंडिया, उस समय में बाबा की तीसरी दिशा उस समय में थी कि भारत में आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना करने की। द सेंटर वाज टू हैव 6 डिपार्टमेंट्स। ये ध्यान से सुनिए, और कैसा आध्यात्मिक सेंटर बाबा चाहते थे। उस आध्यात्मिक सेंटर में 6 विभाग होने चाहिए। वो कैसे विभाग? स्पिरिचुअल अकेडमी, आध्यात्मिक शिक्षा, हाउस ऑफ एडवांस सोल्स, जो प्रगत आत्माएं हैं, जो भूमिकाओं में है, ये आध्यात्मिक पथ पर है, चाहे वो मस्त हो, उनके लिए सेपरेट हाउस ऑफ एडवांस सोल, प्रगत आत्माओं का घर। अबोर्ड ऑफ द सेंट्स, जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, जो 5वीं 6वीं भूमिका वाले हैं, उनके लिए रहने अबोर्ड, उनका रहने का घर, उनका ठिकाना अबोर्ड ऑफ द सेंट्स, वहाँ वो संत लोग रहेंगे। मस्त डिपार्टमेंट, एक विभाग मस्तों का होगा, मस्त डिपार्टमेंट। सॉलिटरी क्वार्टर्स फॉर मेडिटेशन, ध्यान धारणा के लिए भी क्वार्टर्स रहेंगे, एक अलग सा विभाग रहेगा। रेस्टिंग प्लेस फॉर द एफ्लिक्टेड, बाकी दूसरों के लिए एक सहारा रहेगा, रहने का ठिकान, आराम करने का ठिकान रहेगा। इतना सुंदर बाबा का ये उद्देश्य था। अभी तक तो ऐसा आश्रम बना नहीं है, लेकिन पता नहीं अभी आज आगे आने वाले आप लोगों की पीढ़ी है, इसको जरूर देखना, एक मार्गदर्शक तत्व बना के इस प्रकार से करने की कोशिश करना। कम से कम ध्यान धारणा सेल तो डी हॉस्टल और एनपीआर में वो लोग शुरू कर ही सकते हैं, एक रूम में एकदम शांत रखने की। The fourth aspect of Baba's activities, the ashram, was run very closely. चौथी जो बाबा की गतिविधि थी इस टूर के दौरान कि बाबा का आश्रम चलाना, वो चल ही रहा था। Each was given specific duties and Baba expected these duties to be carried out. हर एक को एक कोई स्पेसिफिक कार्य दिया था और बाबा उम्मीद रखते थे कि वो इस कार्य को पूरा करें। In addition to focusing on the achievement of these 4 goals, Meher Baba also carried on with all the other aspects of his work, attending to the spiritual training of his mandali, offering darshan, attracting new followers, and spending extended periods of time fasting and in partial or complete seclusion, conducting his inner work. इतना महान कार्य था। अमर्याद ईश्वर का अमर्याद कार्य हम समझ नहीं सकते वास्तव में, लेकिन बाहर से जो दिखता है तो वो कैसा कैसा था, इसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है कि ये जो अभी हमने 4 देखा है, मस्त का कार्य, आश्रम स्थापित करना, केंद्र स्थापित करना, आश्रम चलाना, इसके अलावा जो बाबा का इनर वर्क के अलावा इस सब चारों एक्टिविटीज के इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा बाबा का ये 4 उद्देश्य प्राप्ति के अलावा और बाबा का फोकस किसमें था? कैरिड ऑन विद ऑल द अदर एस्पेक्ट ऑफ, उनके जो भी इनर कार्य चलता था, अंतर्वर्ती कार्य था, उसके साथ साथ में बाबा ये भी करते थे। क्या करते थे बाबा? कि उनके मंडली को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता था। अब ये प्रशिक्षण किस प्रकार का होता था हम भली भांति जानते हैं,
ऐसा नहीं कि कोई क्लासरूम है, वहाँ क्लास चल रहा है, अब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के समझाया जा रहा है या किताबें नहीं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता था। समय समय पर छोटी मोटी घटनाओं के मार्फत ही बाबा उनको आध्यात्मिक प्रैक्टिकल शिक्षा देते थे। वो कैसी है, मोटी चौड़ी किताब में आगे हम इसकी एक एक कहानी सुनेंगे। वो कहानी बयां करती है कि किस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा और ट्रेनिंग बाबा मंडली को इसके मार्फत देते थे। तो इन चारों उद्देश्यों के अलावा मंडली जन को आध्यात्मिक ट्रेनिंग देना, दर्शन देना, सबको बाहर के लोगों को दर्शन देना, जो नए फॉलोअर्स है उनको, नए लोगों को जो उनके कार्य के लिए जरूरी है, जिसके नसीब में, जिसके हिसाब में है, जिसके संबंध है, एक एक व्यक्ति को कांटेक्ट करने के लिए और मंडली के एक एक जन को चुनने के लिए, उठाने के लिए कितने प्रयास बाबा ने किए हैं। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा आदमी। तो नए फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करना और उनका जो समय है उसमें उपवास करना और कभी पूरा एकांतवास करना, कभी पार्शल एकांतवास करना, अपने अंतर्वर्ती कार्य के लिए दर्शन देना, नए लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो मंडली को ट्रेनिंग देना। These kinds of activities continued intermittently, no matter where Baba was or in what phase of work he might then be in. बाबा कहीं भी हो और कौन से भी कार्य में वो बिजी हो, ये जो कार्य है, ट्रेनिंग देना, दर्शन देना, उपवास करना, एकांतवास करना, ये सब बाबा का लगातार चलता ही था। चाहे बाबा मस्त टूर में हो, ब्लू बस टूर में हो, चाहे बाबा आश्रम स्थापित करे, आश्रम चलाए, कोई भी एक गतिविधि होने दो, अदल बदल के ये बाकी कार्य भी लगातार बाबा के चालू ही थे, बाबा उसमें बिजी थे। Beyond observing the visible scaffolding of Meher Baba's work at the gross level, even with unrestricted access to the vast body of information available to us, and with the added wisdom of hindsight, it is not possible for us to fathom the depths of the inner and universal work that he accomplished continuously on behalf of all creation. बहुत सुंदर लिखा है, ये मुझे बहुत पसंद है। पूरे विश्व के लिए वो जो उन्होंने कार्य किया, इसको हम कितना भी दूरदर्शिता रखे, हमारे पास इतना सारा मटेरियल साहित्य उपलब्ध है, इतनी सारी जानकारी है, इतना वाइड विस्तृत बाबा का कार्य है कि हम इसकी गहराई कितनी भी दूरदर्शिता दिखाओ, फिर भी हम इसकी गहराई नाप नहीं सकते हैं। उनका जो अंतर्वर्ती इंटरनल कार्य, इनर वर्क था पूरे विश्व के लिए, इसकी गहराई हम कभी भी नहीं नाप सकते। हम जो भी देखते हैं वो ऊपर ऊपर सतह का, बाहर से दिखने वाला, ग्रॉस लेवल पर, भौतिक स्थूल दृष्टि से, स्थूल दिमाग से, स्थूल मन से, स्थूल आंखों से हम बाहर की सतह पर जो दिखते हैं उतना ही हमको समझ में थोड़ा बहुत आता है। लेकिन उनका जो अमर्याद, निर्विवाद, अनरेस्ट्रिक्टेड कार्य था, हमको इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी हम उनकी वास्तविक कार्य को नाप नहीं सकते। On the other hand, we have the advantage of seeing the continuum. On the other hand, okay, we have the advantage of seeing the continuum of his life from beginning to end. दूसरी तरफ हमें उनका जीवन जो है शुरू से अंत तक हम देख सकते हैं सतत, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उनके जन्म से लेके सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम उसको देख सकते हैं, यह एक फायदा है। सो patterns emerge that were not visible to those close ones who were immersed in the day-to-day challenges of carrying out his orders and whose only focus was serving him। लेकिन उनके साथ जो रह रहे थे
तो इनका जीवन इतना व्यस्त था, बाबा की आज्ञाओं पर उनका पूरा फोकस था, बाबा पर फोकस था। हर घड़ी वो कुछ ना कुछ इतने उलझे हुए थे कि उनका पूरा ध्यान केवल बाबा पर केंद्रित था। तो ये लोग नहीं इसको देख पाए अगल बगल में क्या घटित हो रहा है। जैसे कि परसों ही हमने कहीं पढ़ा है कि मनी माई कहती थी कि बाबा को मिलके कभी एक आध बार मिला या 2-4 बार मिला या कभी कभी आके चले जाने वाले लोगों को कितनी सारी बातें बाबा की याद है, क्योंकि वो तो आके चले जाते थे, है ना। किसी से मिलके आते हैं, किसी को मिलने जाते हैं तो हम उसको याद करते रहते हैं, तो इतना ध्यान रहता है। लेकिन लगातार जो व्यक्ति उनके साथ में थे, उनका पूरा ध्यान बाबा की आज्ञाओं का पालन करने में और बाबा पर था। तो वो तो ये डे टू डे उनके चैलेंजेस अलग थे, तो इस बातों पर उनका ध्यान नहीं होता था। Viewed from this perspective, the phases of Baba's work become both clearer and at the same time less distinct when seen in the context of what came before and after. पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इतना हम ध्यान से उसका ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोगों का ध्यान बाबा की आज्ञाओं का पालन करने पर था। और यहाँ अंतिम पेज है प्रोलॉग का, प्रस्तावना का। इसके पश्चात हम वो मनी माई की दी हुई सुंदर कविता सुनेंगे और इसके पश्चात हमारी यात्रा तुरंत शुरू होने जा रही है। सो लेट्स टूर विथ बाबा। डब्ल्यू ये बहुत सुंदर था, लेकिन प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है कि बाबा के कार्यों के बारे में, ब्लू बस टूर का उद्देश्य क्या था, क्या करना चाहते थे, किस प्रकार की 4 यात्राएं थी, ये सब महत्वपूर्ण इसमें था। The blue bus tours are a case in point. For simplicity's sake, we describe this phase of work as having begun at 9 a.m. on December 8, 1938, when the bus first left Mehrabad. ये ब्लू बस टूर जो है, ये पॉइंट पे शुरू हुई ऐसा नहीं है, ये तो पहले से बाबा का उसका प्लानिंग था। कहने के लिए, आसानी के लिए हम कह सकते हैं, जिस घड़ी वो मेहराबाद से निकले ब्लू बस में, उसको हम ब्लू बस टूर शुरू हो गए ऐसा कहने के लिए बोलते हैं, जो 9 बजे सवेरे 8 दिसंबर 1938 को हुई। वास्तविक उसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब बाबा ने भेजा था उनको बॉम्बे में वो चेसिस लाने के लिए, है ना, गाड़ी का चेसिस लाने के लिए। बट इफ वी फॉलो द थ्रेड्स ऑफ इवेंट्स, द ट्रेल्स ऑफ प्रसाद, if you will, leading up to that thoroughly documented moment of departure, they carry us unerringly back to the beginning of Baba's work with the passengers, the women he invited to accompany him on that first tour. यदि हम इससे धागे से बुनते बुनते पीछे धागा पकड़ के जाएंगे, तो ब्लू बस टूर की शुरुआत कहाँ हुई? जिन महिलाओं को बाबा ने इसमें सम्मिलित किया था, उन महिलाओं को पिकअप करके वो विश्व में कहाँ कहाँ बिखरी हुई थी। एलिजाबेथ पैटरसन, मार्गारेट कास्ट, है ना, किटी डेवी, कोई लंदन का है, कोई अमेरिका का है, कोई भारत का है, कोई कहाँ का है। ये बिखरे हुए जो मोती थे बाबा के, इनको कांटेक्ट करके, संपर्क करके, इनको अपने सर्कल में लेके आने से इसकी शुरुआत हुई है वास्तव। The passengers, the women he invited to accompany him on that first tour. पहली यात्रा में जिन महिलाओं को उन्होंने आमंत्रित किया था, उनको बाबा ने कैसा अपने कार्य के लिए बुला लिया है, वहां तक हमको ये धागा लेके जाता है कि ब्लू बस टूर कैसे शुरू हुई। और बिल्कुल इस किताब में हम वहां से देखने वाले हैं, एक एक मोती को कैसे बाबा ने चुन लिया है, इसके बारे में भी हकीकत इसमें आएगी। विदाउट तो ये तो साधारण व्यक्ति या होगी नहीं। तो इन महिलाओं के सिवा ना ब्लू बस होती थी, ना ब्लू बस यात्रा होती थी। बाबा simply would have made 4 more of his many journeys across the Indian subcontinent
to contact mass and carry out his work, documented in renderings of fact recorded by the Mandali. तो ये महिलाएं नहीं होती तो बाबा ने उनके बाकी कार्य जैसा ये कार्य किया होता था, गए होते थे, मस्टूर की होती थी, मंडली ने उसको लिखा होता था, रिकॉर्ड किया होता था, डॉक्यूमेंट किया होता था, डायरी में डायराइज किया होता था, हो गया होता था। ये महिलाएं नहीं होती तो ये ब्लू बस टूर नहीं होती थी, ये ब्लू बस नहीं होती थी। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाबा के मंडली जन थे, बाबा के सर्कल के मेंबर थे। उनके भौतिक संस्कार खत्म करके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाना बाबा का कर्तव्य था। उनके लिए क्या क्या बाबा ने किस प्रकार से कोशिशें की है, बिना बोले चुपचाप, ये हम आपको ही देखेंगे सुंदर प्रवास। But thousands of women throughout India and the West became devotees of Meher Baba during the 1920s and 30s. लेकिन 1920 और 30 में हजारों जो महिलाएं भारत और विदेश से बाबा की शिष्या बनी। Why then were these few women afforded the privilege of traveling throughout India with the avatar of ease? 20 और 30 के दशक में हजारों महिलाएं थी भारत में और विदेश में जो बाबा की शिष्या थी। इनमें से इन थोड़ों को ही इस युग के अवतार के साथ इस यात्रा में सहभागी होने का, सम्मिलित होने का भाग्य क्यों मिला, अवसर क्यों मिला? यह महान भाग्य था। What qualities did they possess? उनकी क्या गुण विशेषताएं थी? And what spiritual training did he provide? उनको कौन सा आध्यात्मिक प्रशिक्षण बाबा ने दिया that uniquely prepared them to rise to the challenges of this journey? इस यात्रा के जो आह्वान है उनको पेलने के लिए ये खड़ी हो गई, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग बाबा ने उनको दी थी? Many of the answers are found in the recordings and memories of the extraordinary experiences of this amazing woman. इन सब के उत्तर जो है वो रिकॉर्डिंग में मिलेंगे। कैसा रिकॉर्डिंग? ये अद्भुत महिलाओं द्वारा ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस थे, असाधारण अनुभव जो थे, इस यात्रा के दौरान आए हुए असाधारण अनुभव, उनकी गिनी चुनी यादें, इन महिलाओं ने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। इनके द्वारा हमको ये सीखने को, सुनने को मिलती है। Without them, there would be no story of the Blue Bus tours. उनके सिवा ब्लू बस यात्रा की स्टोरी नहीं होगी। एंड द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू टेल दैट स्टोरी। और इस किताब का उद्देश्य यही है कि इन महिलाओं को कैसे चुना गया, वो कौन सा ट्रेनिंग उनको दिया गया, इनको ही क्यों, और ये सारी जो इस ब्लू बस टूर की हकीकतें हैं, इसके लिए कई सारी कहानियां हैं, कहानियों से भरी ये किताब है, इसीलिए ये किताब है। ये किताब की प्रस्तावना हो गई। अभी हम मनीबाई द्वारा लिखित एक सुंदर पोएम हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। और अगर आज अहिंसा अगर है और उसने अगर तैयार किया है, अहिंसा कृपा करके बताना कि आप रेडी हो कि नहीं इसको गाने के लिए, तो खाली मुझे चैट में डाल देना बेटा। अगर आज नहीं गाती है, कल कभी गाएगी तो भी चलेगा। पहले तो हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं। ए ट्रू स्टोरी, ये मनीमाई ने लिखी है क्योंकि मनीमाई इस यात्रा में सम्मिलित थी और उम्र में सबसे छोटी थी। और ओके अहिंसा, उम्र में मनीमाई सबसे छोटी थी, महिला थी, कच्ची उम्र की, उस उम्र की यंग एज की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। महिलाएं ठीक समझ सकती है, इन सीमित शब्दों में समझ सकती है। बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, पीरियड्स की समस्या, कैसी कैसी समस्याओं, कैसी कैसी उलझनों को उन्होंने फेस किया है। भूख, नींद, बढ़ती उम्र, भूख लगती थी, उसको पर्याप्त खाने को नहीं होता था। एनीवे, तो वो मनीमाई ने, लेकिन वो कभी दुखी हमको दिखाई नहीं दी। मुझे जितना भी, मुझे बहुत सहवास मिला उनका, लेकिन कभी हमने उनको दुखी नहीं देखा। तो उन्होंने ये सुंदर कविता लिखी है मनीमाई ने। तो मैं प्रयास करती हूँ जिस भाव से मनीमाई ने उसको लिखा है वही भाव आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी। आगे फिर
अहिंसा की सुंदर आवाज में उसको आप लय ताल में सुनोगे तो भी हम देखेंगे शायद अगली बार वो सुनाएगी। अब यहाँ पोएम शुरू होती है। ठीक है, चले सब लोग साथ में हैं, ध्यान है सबका, और यहाँ पूरा ब्लू बस की कहानी भी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक। There was a bus so blue was she, no sky or hill could ever be. ऐसी एक नीली बस थी कि जिससे आकाश भी अधिक नीला नहीं हो सकता। Oh, that time we met her first, with joy my heart did nearly burst. जब मैं उसको पहली बार मिली तो ओ मेरा हृदय जैसे थम गया, याद खुशी के मारे उछल गया। She traveled north, she traveled south, east and west and round about. उसने दक्षिण में प्रवास किया, उत्तर में किया, पूरब में किया, पश्चिम में किया, पूरा गोल गोल घूमी। Many a place she's wandered to, she was a gypsy through and through. कई सारी जगह पे वो घूमी, जिप्सी थी, वो जिप्सी थी। Once she started, nothing could stop her. एक बार वो चलना शुरू की तो उसको कोई नहीं रुका सकता है। She raced from Bangalore right to गिरसप्पा। वो बेंगलोर से निकली थे, सीधा गई गिरसप्पा, जो कर्नाटक में है ना, गिरसप्पा का वाटरफॉल। While that trim from देहरादून to क्वेटा, वो देहरादून से क्वेटा गई, was too thrilling to express by word or by letter. ये सब यात्रा शब्दों में लिख के या बोल के एक्सप्रेस करना, वर्णन करना मुश्किल है। She would glide over valleys so green to the sight, or through the black jungles up to nearly midnight. वो क्या है, इतनी घनी घनी हरी भरी हरियाली वाली पेड़ों वाली दरिया से भी गई, और बड़े बड़े काले कभिन्न जंगलों से भी आधी रात को भी चली। Sometimes the roads as smooth as glass, you would think they were really too good to pass. कभी कभी रास्ते बहुत चकना चकने होते थे, चिकने चकने होते थे, जैसे कि आईने जैसे, कांच जैसे, जिससे आप सोचो कि ओ कितना अच्छा रास्ता है। Next moment, such shocking roads would meet with race, the bus would rattle हटे। अगली मोमेंट में हम इतना खराब रास्ता, वो शॉकिंग, अद्भुत, धक्का देने वाले रास्ते थे। हम रास्ते से वो बेचारी बस जाती थी और अपनी गुस्से से दांत करकराती थी। The race the bus would rattle her teeth, while the poor occupants cramped in her belly would shake like the finest मैकॉटन jelly। उसके अंदर बैठे हुए जो लोग थे, जब ये ऐसे खराब रास्ते में वो उधर खुदर चलती थी अपने दांत करकराते हुए, तो उसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स थे उसकी नाभि में निकल जाते थे, अंदर घुस जाते थे, और जैसे एक जाम जेली जैसे पूरे हिल जाते थे, है ना। हम बोलते हैं उसको जैसे ताक बनाया, ऐसे वो पैसेंजर की हालत हो जाती थी। इतने खराब रास्ते कभी कभी थे। When one couldn't help admiring her Herculean will, once she made up her mechanical mind to stand still. उसकी जबरदस्ती इच्छा होती थी जिसके हम कौतुक या प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर एक बार उसने ठान लिया और उसकी तकनीकी में खराबी आ गई, उसका जो तकनीकी मन है, मैकेनिकल माइंड, सुंदर शब्द मैंने यूज किया। एक बार उसके मैकेनिकल माइंड, तकनीकी मन में अगर ठान लिया, फिर वो जगह से हिलेगी नहीं, वहीं पे खड़ी करेगी, कुछ भी उसको हिला नहीं पाएगा। मतलब उसकी तकनीकी खराबी आने के पश्चात। अदरवाइज उतना महान कार्य उसने किया, हर्क्यूलियन, बहुत बड़ा कार्य।
She would stop on mountain or a ditch of water. ऐसी तकनीकी कि उसके मन में खराबी आने के बाद कहीं भी वो रुक जाती थी। पहाड़ पे रुक जाएगी या गहरे पानी में रुक जाएगी, और any old place her fancy caught her, और ऐसी कोई अटपटी जगह वो एकदम रुक जाती थी, बंद पड़ जाती थी, जहाँ भी उसकी मर्जी हो बस रुक जाती थी। Or when she was tired, just a pain in the head, she would stop to rest in a soft river bed. जब भी वो बहुत थक जाती थी, क्या उसके सर में दर्द होता था, तो वो एक रिवर में, नदी के इसमें अचानक नदी में रुक जाती थी। And 20 bullocks with humps and all but hardly make her move at all. अगर वो ऐसे नदी में बैठ गई, रुक गई, चाहे आप उसको 20 बैल लगा के खींचो, वो नस के तस नहीं हिल जाती थी। ये घटना टोका की है। ऐसी वो बीच नदी में कार बस, ब्लू बस बंद हो गई। इतनी कोशिशें की, कई सारे 20 बैल ने उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिली नहीं। उसकी एक कहानी है। फिर बाबा ने, अरणगांव के सरपंच पाटिल थे, उनको संदेशा भेज के, उनका एक बैल था, उनका नाम राजा बैल की क्या, उसको बुला लिया। वो बैल आने के बाद उसको अकेले को लगाया, और पहले तो वो खींच नहीं पाया। फिर उसके पुट्ठे पे बाबा ने ऐसा ऐसा किया और थोड़ा उसको पुश किया, तो फिर वो अकेला बैल वो पूरा ब्लू बस को निकाला। इसके पश्चात बाबा ने उनको आज्ञा दी, वो सरपंच को। इसके रिलेटेड कई सारी कहानियां आपको सुनने मिलेगी। फिर वो सरपंच को बाबा ने आज्ञा दी कि आगे इस बैल को कभी तू काम के लिए जुटेगा नहीं, बैलगाड़ी को लगाएगा नहीं, खेत का काम, कोई काम इस बैल को देने का नहीं। और वो सरपंच ने भी बाबा की आज्ञा का पालन किया। उस बैल को बाद में कभी कोई काम नहीं दिया गया। जब वो बैल गया तो उसको आदर के साथ दफनाया गया। बाबा भी खुद उसमें शहीद थे। आगे पोएम आगे चलती है। Sometimes on the journey I have heard groan and squeak and clatter in every bone. इस यात्रा में कई बार मैंने उसको ऐसा खड़खड़ाते, उसको चिल्लाते, छोड़ते आवाज देखी है। कई बार उसकी सारी हड्डियों की आवाज आती थी, मतलब जैसे पार्ट्स का आवाज होती है ना गाड़ी के, उसका वर्णन मेरा मैंने किया है। ग्रोन मतलब बहुत लोड हो जाएगा, इंजन बहुत थक जाएगा, तो एक विचित्र आवाज जो आती है गर्म होने के बाद बस में से, गुर्र गुर्र आवाज होती है, उसके बारे में लिखा है। Sometimes on the journey I have heard her groan and squeak and clatter in every bone. But the winter she put up with, no doubt, may have given her a former touch of gout. और ठंड के बारे में, ठंड में भी वो बेचारी चली। अब मुझे कोई शंका नहीं कि उसको डेफिनेटली गठिया का रोग जड़ गया होगा ठंड में। In spite of that she was a cheerful bird. इतना सब होके वो बहुत आनंदी पंछी जैसी थी। For whatever you wished you could have heard. जो भी आपने इच्छा प्रदर्शित की उसका वो पालन करती थी। Such a laughter and songs inside that made her think she was a traveling radio. इतनी उसके अंदर सब आवाजें थी, हंसी थी, लाफ्टर थी, गाने गुनगुनाने की आवाज थी कि आपको लगेगा ये चलता फिरता रेडियो ये बस है, क्योंकि उसके अंदर जो ये पंछी बैठे थे बाबा के, जो मजे में गाते थे, इतनी सारी दिक्कतें के बावजूद खुश रहते थे, गाते थे, हंसी मजाक करते थे, तो इसकी आवाजों से लगता था कि ये बस मतलब एक चलता फिरता रेडियो है। अद्भुत है ये मनीमाई ने जो लिखा ना, बहुत सुंदर है। और शी हैज एक्सपीरियंस दिस ना, तो उसकी कठिनाइयों को वो रोना नहीं रो रही है, वो ब्लू बस का गाना कैसा ब्लू बस की तरह से गा रही है।
sometimes arguments, and oh, such a fuss. I wonder what the dear old bus thought of us. कभी कभी हमारे झगड़े होते थे, आर्ग्यूमेंट होते थे, फस होता था, छोटी छोटी बातें पर हम झगड़ लेते थे. ओ, वो बस ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा ऐसे में, जब हम आपस में बहस करते थे. She must have been tickled quite a good bit, for often we have heard her tire sides split. ओ, हमारी ये बहस सुन के उसको मजा आ गया होगा, तभी भी हमने कई बार देखा उसके टायर पंक्चर हो गए. What beats me is the way she always grew bigger. Not that it made any difference to her figure. मणिमाई कहती है वो दिन ब दिन आकार में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, मतलब संख्या पैसेंजर की बढ़ती गई, पर उसकी फिगर में उससे कोई बदलाव नहीं आया. वो बस की फिगर में उससे कोई बदलाव नहीं आया. But with bhagulas and pelts were ever increasing, and fainting and freezing, and potatoes and sneezing, laughing, singing, shouting and snarl, one would have thought she had had enough. वो कहती है कि भगुलास, बर्तन, ये तपीला, ये सारे उसके ऊपर रखते थे. वो दिन ब दिन बढ़ते गए सामान, और अंदर ये आलू ये सब रखते थे ना पकाने के लिए, खाने के लिए आलू ये सब सामान रहता था. और उसके साथ में हंसी, गाना, चिल्लाना, ये सब भी उसके अंदर था. ये इतना अधिक हो गया कि हम किसी ने सोचा होगा अरे ये बहुत है बेचारी ब्लू बस के लिए. But not once did she let her dignity fall. She would swallow it down with a gulp of petrol. इससे उसकी डिग्निटी में, उसके मान मर्यादा में कोई कमी नहीं आई. एक पेट्रोल के साथ उसने सब निगल लिया. And however ridiculous our number may be, she would remark with a smile that's tearful to see. कितना भी हमारे पैसेंजर की संख्या बढ़ने दो, अद्भुत संख्या होने दो, वो हमेशा ही हंसती मजाक एकदम चीयरफुल उत्साही रहती थी. गेट इन माय डियर्स एंड डोंट माइंड मी. वो कहती थी आओ आओ, तुम खराब मत मानो, आओ आओ. But those were the days when she was younger, and now she rests in peaceful slumber, soothing her shattered iron nerves, digesting the rest she truly deserves. लेकिन वो दिन थे जब वो जवान थी, यंग थी, पर अब वो समय आ गया उसको आराम करने देने का, क्योंकि अब उसकी जो लोहे की हड्डियां है, लोहे की नसें है, अब वो सारी ये हो गई, खराब हो गई है ना, जिसको हम बोल देते हैं कि जिस उसकी नर्व्स जो है खराब हो गई है, टूट गई है, और अब उसे सचमुच में आराम की जरूरत है, उसको आराम देना चाहिए. Oh, separation has made my heart quite sore, but I shall not endure to say much more. For dear memories are never dead, and things understood are better unsaid. फिर वो मणिमाई कहती है ओ, उससे जुदा होने से मेरा दिल खट्टा हो गया, बैठ गया है, परंतु इसके बारे में मैं और कुछ कह ना सकूंगी. और ये यादें हैं वो हमेशा तरोताजा रहती है, यादें कभी मरती नहीं है, और कई सारी चीजें हैं कहने से समझना बेहतर है. कई सारी चीजें कहने से समझना बेहतर है. Things understood are better unsaid. यहाँ पर ये मणिमाई की सुंदर पोएम पूरी हो गई है. अब हम इस यात्रा में चलते हैं, बाबा के साथ यात्रा करते हैं. चैप्टर 1 इस किताब का पहला प्रकरण, पैसेंजर लिस्ट.
मेहर बाबा's work with the women, बाबा का महिलाओं के साथ कार्य 7 अप्रैल 1933, 7 अप्रैल 1933 से लेके 15 सितंबर 1938। मतलब यात्रा कब शुरू हुई? 8 दिसंबर 1938, करेक्ट ना? लेकिन ये कौन सा पीरियड है? 7 अप्रैल 1933 से लेके 15 सितंबर 1938 का समय है, जस्ट बिफोर द ब्लू बस स्टार्टेड। क्योंकि उनमें से एक एक नगीने को कैसा चुनना है, वो ये कार्य है। अब इसके बारे में ये फ्रेम रोज दादा चांद जी जो है, बाबा के पहले सेक्रेटरी, बहुत महान कार्य कि बाबा उनको मिस करते थे। उन्होंने अक्टूबर 1932 में नासिक में ये लेटर एक पाश्चात्य महिला को लिखा था, उसका कुछ भाग यहाँ दिया है। उस हिस्से से पहले प्रकरण की चैप्टर की शुरुआत की है, उसको हम पढ़ लेते हैं। The world wants a sweetheart and would love to have one who is real and true. They are very rare and not easily traced. विश्व को एक स्वीट चाहिए, प्रियतम चाहिए। Would love to have one who is real and true. ऐसा एक प्रियतम जो चाहिए, जो सत्य है, वास्तव में है। They are very rare and not easily traced. ऐसा जो प्रियतम है वो बहुत दुर्लभ होते हैं और आसानी से मिलते नहीं हैं। And when such a one is found, millions run after the sweet beloved. जब ऐसा एक प्रियतम मिल जाता है तो लाखों लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। All come in touch and contact with him. सब उसके संपर्क में आते हैं, उसको संपर्क करते हैं। But few, very few, and a place, but few, very few, find a place in the beloved's heart and come in close contact with him. लाखों उसके दीवाने होते हैं, उसके पीछे जाते हैं, परंतु ऐसे बहुत दुर्लभ थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं जिनको उस प्रियतम के हृदय में जगह मिलती है और उसके नजदीकी संपर्क में ऐसे थोड़े भाग्यशाली आते हैं। एंड इवन आउट ऑफ दीज, इनमें से भी देर आर फ्यू स्टिल हु आर क्लोजेस्ट टू हिज हार्ट। इनमें से भी कुछ और भी कम होते हैं जो उसके हृदय को सबसे नजदीक प्रियतम प्रिय होते हैं and are able to find that real thing which the world thirsts for love. और ऐसे बहुत थोड़ों में से थोड़ों को वो जो दुर्लभ वास्तव चीज है जिसके लिए पूरा विश्व प्यासा है, वो असली प्रेम, और उनमें से बहुत थोड़े भाग्यशाली है ऐसे असली प्रेम को उससे पाते हैं। और इसके बाद में वो जो हम मैप देख रहे थे वो मैप है। उसके पश्चात ये थोड़ा यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, तो ये मैं डर रही हूँ वापस मैं स्क्रीन शेयर करूँ और निकल गया तो आप लोग देख पा रहे, यहाँ पर ये मैप है और यहाँ पर ये एसएस राजपूताना है, सॉरी एसएस राजपूता, सॉरी एसएस विक्टोरिया। ये एसएस विक्टोरिया जहाज है जिसके यात्रा करके वो वेस्टर्न महिलाएं भारत पहुंची थी। फर्स्ट इम्प्रेशन, पेज नंबर 3, फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव कैसा था, पहला कैसा इम्प्रेशन रहा, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा 7 मिनट है, मैं आगे पढ़ना शुरू करूं या किसको कुछ कहना पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। एमडी वर्मा जी का हैंड रेज है ही पहले से ही, ये गलती से हो गया या उनको कुछ पूछना है मैं नहीं जानती हूँ। अगर किसी को कुछ कहना पूछना बताना नहीं है तो हम सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, काफी कुछ हो जाएगा 7 मिनट में। और आज के लिए 1-2 मिनट में
अहिंसा आरती करेगी और प्रार्थना नंदराम जी प्रार्थना करेंगे और एक आरती संतोषी वर्मा जी करेगी। और आगे मैं अभी पढ़ना शुरू करती हूँ। ऑन मार्च 28, 1933 जिसको कहा गया है वो थोड़ा देर के बाद 2-3 मिनट के बाद अपने वीडियोस ऑन करना, मैं खुद भूल जाऊंगी किसको बताया है। On March 28, 1933, 11 Westerners set sail from Genoa, Italy on the SS Victoria। 28 मार्च 1933 को 11 पाश्चिमात्य जो है जिनेवा और इटली से SS विक्टोरिया नाम की बोट पर, जहाज पर भारत के लिए निकले। 10 days later, 10 दिन के बाद, on April 7, they disembarked in Bombay, India। 10 दिन बाद 7 अप्रैल को भारत में बम्बई में वो पहुंच गए। Among the 10 women were, ये 11 जन थे, उसमें 10 महिलाएं थी और 10 महिलाओं को एस्कॉर्ट करने वाला एक पुरुष था। अब ये कौन थी 10 भाग्यशाली महिलाएं? Among the 10 women जिनको बाबा ने इनवाइट किया था, Among the 10 women were, ये 10 महिलाओं में से किटी देवी, मार्गारेट क्रास, एलिजाबेथ पैटरसन and Norina Matchbelly। They were escorted by Quentin Todd। मतलब ये 10 महिलाओं में से ये 4 थी। अब इनका नाम क्यों लिखा है, बाकी के नाम आगे आएंगे, परंतु किटी देवी मार्गारेट क्रास ये लंदन से थी, एलिजाबेथ पैटरसन यूएसए से थी, नोरिना मैचबेली बाद में यूएसए शिफ्ट हो गई थी। और ये चारों जो थी, किटी देवी, मार्गारेट क्रास जो एक बैले स्टूडियो बहुत एडवांस वाला बहुत बड़ा नृत्य गृह उसका चला रही थी, एलिजाबेथ पैटरसन एक यशस्वी महिला थी, व्यावसायिक महिला थी, और नोरिना मैचबेली प्रिंसेस थी, उसकी भी कंपनी थी। तो ये चारों को ब्लू बस टूर में शामिल किया गया था। तो ये जो 10 महिलाएं आई उनमें ये चारों थी, और क्विंटिन टॉड नाम के बाबा के विनती के अनुसार क्विंटिन टॉड उनको लेके आया था। अब क्विंटिन एस्कॉर्टेड द वुमेन अब्रॉड शिप, बट वंस इन इंडिया ही स्टेड विद द अदर मेन। शिप में, जहाज में तो उनको लेके आया क्विंटिन, भारत आने के पश्चात जाहिर था वो पुरुषों के साथ रहा। As his presence would compromise मेहराज सेक्लूजन, के कोई महिला का एकांतवास में थी, इसके लिए उसको महिलाओं के साथ रहना नहीं दिया। However, he did come accompany the Western women to Kashmir। लेकिन जब इन महिलाओं को बाबा कश्मीर टूर पर लेके गए तब वो इनके साथ था। ओके, यहाँ और एक है नोरिना मैचबेली के बारे में दिया है। द अदर वुमेन इंक्लूडेड, अब ये 10 महिलाओं में ये 4 तो हमने देखी, और 6 महिलाएं कौन थी? द अदर वुमेन इंक्लूडेड मेबेल रियान, ऑड्री विलियम्स, मिंटा टोलेडानो, डेलिया डेलन, क्रिस्टीन मैकनॉक्टन एंड विवेन, या मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ये नाम के हमेशा होता ही है चेंजेस, विवेनी गिसेन या गिसेन, बट बाबा would not call them to join the tours। ये 6 भी उसमें थी। They had been invited by spiritual master Meher Baba for a 6-month visit to travel with him throughout India before continuing on via China and Japan to California, where Baba said he would break his self-imposed 8-year silence in the Hollywood Bowl। तो बाबा ने इनको आमंत्रित किया था। बाबा मतलब क्या है? गुरु है, मेहर बाबा है। उनको 6 महीने की भारत यात्रा के लिए बाबा ने आमंत्रित किया था। पूरा भारत बाबा उनको घुमाने वाले थे, और इसके पश्चात उनको वापस उनके साथ चाइना, जापान और कैलिफोर्निया बाबा जाने वाले थे, जहां पर बाबा ने प्रॉमिस किया था कि हॉलीवुड में वो अपना मौन तोड़ देंगे या मौन खत्म कर देंगे। 8 साल तब तक मौन को हो गए थे। The women arrived laden with suitcases and trunks full of the latest fashions, including formal gowns to wear for the momentous event in Hollywood। अब उन्होंने सोचा कि हॉलीवुड में बाबा मौन तोड़ने वाले हैं, मौन छोड़ने वाले हैं,
तो भारी भक्कन सामान के बाद साथ वो यहाँ आई थी, मोटी मोटी लगेज, बैग, सूटकेसेस, उसमें जो फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह उस समय के उनके टाइप के होते थे कि वो जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा हॉलीवुड में, बाबा मौन तोड़ेंगे, तो इसका बहुत बड़ा ये कार्य उन्होंने समझ के कि उन्होंने सोचा कि धूमधाम से बाबा का मौन ब्रेक का कार्यक्रम वहाँ होगा। इसके ऊपर उस समय में भारत में भी बहुत चर्चा हुई। फिर भारतीय शिष्य बोलने लगे, वेस्टर्न में जाके क्यों बाबा अपना मौन तोड़ रहे, यहाँ क्यों नहीं तोड़ रहे, आप वहाँ मौन तोड़ो मत, यहाँ आके मौन तोड़े। इतना भी बहस हो गया था। और उस कार्यक्रम के लिए इन्होंने भारी भक्कम सामान अपने साथ लिया था। लेकिन अभी प्रार्थना का समय हो गया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम यहाँ रुकेंगे। जिसको प्रार्थना बोली है वो तुरंत प्रार्थना शुरू करे, अपना माइक ओपन करे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत पर हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है।
प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। त्रुटियों के लिए क्षमा। जी बाबा। बोल अवतार मेहर बाबा की जय। लहर से जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊं, निबिड़ अंधेरा तुम्हें चढ़ाऊं। अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। बोल अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय बाबा। थैंक यू अनुषा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark burden that tears I weep.
My heart meher I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three-world maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, this fruit my art. Wish to please you, I have said from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever living perfect one, illume my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू संतोषी वर्मा जी, जय बाबा।